नमस्कार। विद्या भारती की गूगल क्लास में आपका स्वागत है। सभी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 11वीं कक्षा में आने वाले भैयाओं को हार्दिक बधाई। सभी भैयाओं ने अपनी योग्यता के अनुसार अपने विषय का चयन कर लिया है। किसी भैया ने विज्ञान विषय का चयन किया है तो किसी भैया ने कला वर्ग का चयन किया है और किसी भैया ने वाणिज्य वर्ग का चयन किया है। आज हम वाणिज्य वर्ग की एक पुस्तक है व्यवसाय अध्ययन, उसके एक पाठ का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। वाणिज्य वर्ग में 3 पुस्तकें आपके चलती है। पहली है लेखाशास्त्र, दूसरी है अर्थशास्त्र और तीसरी है व्यवसाय अध्ययन। मैं आपको व्यवसाय अध्ययन विषय का अध्यापन करवाऊंगा। तो चलिए आज हम कक्षा 11 का पाठ 1 प्राचीन भारत में व्यवसाय स्वरूप एवं व्यवहार उसका अध्ययन करते हैं। इतिहास की दृष्टि से प्राचीन भारत से आशय सैंधव सभ्यता से लेकर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना तक की अवधि से लिया जाता है। लगभग 1200 ईस्वी तक की अवधि है वो प्राचीन भारत से आशय रखती है। इस अवधि में अनेक राजवंशों का शासन भारत में रहा है और उन्होंने अपने शासनकाल में भारत को निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ाया है। इन प्राचीन राजवंशों में मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश, चोल व चालुक्य वंश, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, सेन, राष्ट्रकूट वंश इत्यादि। इन सभी राजवंशों ने अपने शासनकाल में भारत का व्यापार निरंतर प्रगति पर बढ़ाया है। प्राचीन भारत में भारत का व्यापार और उद्योग का इतिहास गौरवशाली रहा है। प्राचीन भारत में भारत का व्यापार और उद्योग का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है सैंधव सभ्यता और उसमें भी ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिसमें भारत के व्यापार की स्वर्णिम गाथा को कहते हैं। विश्व का प्रथम बंदरगाह लगभग 2500 ईसा पूर्व में लोथल में बना था, जो वर्तमान में मंगलोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस बंदरगाह से सैंधव काल में मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। हड़प्पा संस्कृति में मिली हस्त निर्मित वस्तुओं में इतनी अधिक एक रूपता है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिल्प इस संस्कृति में पूर्णतया सुगठित थे और वस्तुओं के वितरण की प्रणाली सुव्यवस्थित थी। विशिष्ट पत्थर एक स्थान से लाकर के अनेक स्थानों पर एक ही प्रकार के औजार बनाए जाते थे। इसी प्रकार बटहरे, मनके, मुहरे आदि कुछ नगरों में बनाए जाते थे और हड़प्पा संस्कृति के पूरे क्षेत्र में उनका वितरण होता था। तो इससे पता चलता है कि उनकी वितरण प्रणाली कितनी सुदृढ़ थी। भारत से निर्यात व आयात की जाने वाली वस्तुएं। भारत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्यात और आयात की जाती थी, जिनमें निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, मलमल, मोती, मणियां, चीन से लाई रेशम, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियां, चंदन की लकड़ी, इत्र, चावल, गोंद आदि। ये सभी वस्तुएं भारत से विदेशों को निर्यात की जाती थी। और आयात की जाने वाली वस्तुओं में शराब, चीनी के बर्तन, तांबा, मूंगा, खजूर
अरबी घोड़े और गुलाम आदि, ये सभी चीजें भारत में आयात की जाती थी। प्राचीन भारत में व्यापार के मार्ग। प्राचीन मार्गों में हम सबसे पहले समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार की चर्चा करें तो प्राचीन भारत में ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी तक समुद्र द्वारा व्यापार होता था। बौद्धायन के वर्णन में तथा बौद्ध ग्रंथों में व्यापारियों द्वारा समुद्र पार जाने का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस में लिखा है कि पहली शताब्दी ईस्वी में दक्षिणापथ के पश्चिम तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भृगुकच्छ तथा सुपरविक और सिंध के मुहाने पर वार बेरिकम प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इसके साथ ही इस काल में रोरुक तथा ताम्रलिप्ति भी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। रामायण में भी कई स्थानों पर समुद्र के बीच में भारी बिक्री की वस्तुओं से लदी हुई नाव की उपमा दी गई है और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भी व्यापारियों के समुद्र पार जाकर के अपने व्यापार करने की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में क्षत्रिय नाम के गणराज्य के निवासियों और उनकी सेना 30 पतवार वाले जहाज काम में लेते थे। स्ट्रेबो ने लिखा है कि मौर्य शासकों का जहाज बनाने की शिल्प पर एकाधिकार था और पुरानी कथाओं में भी हम ये सुनते हैं कि ऐसे काल में, पुराने काल में ऐसे जहाज थे जिनमें 1000 यात्रियों सहित, पशुओं सहित 7 काफिले यात्रा कर सकते थे। अब हम स्थल मार्ग पर चर्चा करें तो लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। 7वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में चीनी सम्राटों ने अपना प्रभाव क्षेत्र ईरान तक फैला लिया था। 8वीं शताब्दी में कामरूप से उत्तरी बर्मा होकर जाने वाला स्थल मार्ग बहुत प्रयोग किया जाता था। एक अन्य स्थल मार्ग बिहार से तिब्बत होकर चीन जाता था। उत्तरी पश्चिमी भारत के मार्ग से अनेक व्यापारी ईरान तक जाते थे। इस प्रकार से भारत का स्थल मार्ग भी काफी व्यापार के लिए काम में आता था। प्राचीन काल में तौल की इकाइयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो सैंधव निवासी वस्तुओं को तौलने के लिए तराजू व बाटों का उपयोग करते थे। यदि सबसे छोटे बाट को 1 इकाई मान लिया जाए तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 इकाइयों के बाट सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, जिनसे सैंधव निवासी वस्तुओं को तौलना का काम करते थे। वस्तु विनिमय की इकाई। विनिमय किसी एक वस्तु के बदले में कोई मुद्रा देना, कोई राशि देना, कोई वस्तु देना, वो विनिमय है। तो विनिमय की इकाई वैदिक काल में क्या थी? सबसे पहले वस्तु विनिमय। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय होता था, यानी कि किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। मान लो कोई कृषक है, उसने खेती की और अपने खेत में उसने गेहूं उगाया है, तो वह जब गेहूं बेचता था तो उसके बदले में पशु खरीद लेता था या अपने खेत में काम में आने वाले औजार खरीद लेता था, यंत्र खरीद लेता था। इसी प्रकार वस्तु विनिमय करके वस्तुएं बेची जाती थी और प्राचीन काल में गाय को विनिमय की इकाई माना जाता था। बाद में स्वर्ण निर्मित निष्क का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। इसी प्रकार शतमान को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। निष्क और शतमान तौल के धातुखंड रहे होंगे, परंतु इनको मुद्रा नहीं माना जा सकता। प्राचीन इतिहासकार कहते हैं कि निष्क और शतमान तौल के धातुखंड जरूर थे, लेकिन इनको मुद्रा नहीं मान सकते। मौर्य काल में व्यापार व्यवस्था।
मौर्य काल में व्यापार व्यवस्था के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। मौर्य काल में व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, जिसमें पण्याध्यक्ष सरकारी अधिकारी होता था जो वाणिज्य की देखभाल करता था। इसी में एक पोलवाध्यक्ष होता था जो तौल का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था, और एक शुल्काध्यक्ष जो पुलों पर से आने जाने वाले सामान की चुंगी वसूल करता था, उसे शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को व्यापार की उन्नति के लिए थल और जल मार्गों पर सड़क व पुल बनाना चाहिए। उसी ने लिखा है कि राजा को व्यापारियों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे ही देश को समृद्ध बनाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीन तथा ईरान की व्यापारिक वस्तुओं का उल्लेख है। कौटिल्य के अनुसार रेशम और चीन पट्ट जो चीन देश में उत्पन्न होते हैं श्रेष्ठ समझे जाते हैं। कौटिल्य ने मुक्ताओं के एक प्रकार का उल्लेख किया है जिसे कार्दभिक कहा जाता है। कौटिल्य ने कर्दभ नदी में उत्पन्न होने वाले मुक्ताओं को कार्दभिक नाम से उल्लेखित किया है। गुप्त काल में व्यापार। गुप्त काल में व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल में भारत का व्यापार पश्चिम में मिस्र, ग्रीस, रोम, ईरान, अरब, सीरिया, पूर्व में श्रीलंका, कंबोडिया, सुमात्र, मलय, प्रायद्वीप और चीन से होता था। इस काल में दो प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, श्रेष्ठी और सार्थवाह। श्रेष्ठियों की नगर में बहुत प्रतिष्ठा थी, इसलिए जिला परिषद में उनका एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता था। श्रेष्ठी अपना व्यापार करते थे और व्यापारियों को ब्याज पर धन भी उधार दिया करते थे। मुद्रा राक्षस पुस्तक है जिसमें चाणक्य ने लिखा है कि चंदनदास को राज्य के सब नगरों का प्रधान व्यापारी नियुक्त किया था। संभवतः प्रधान व्यापारी का पद गुप्तकालीन नगर श्रेष्ठ का समकक्ष था। हर्षोत्तर काल में व्यापार। इस काल में व्यापार व वाणिज्य में भारी गिरावट आई। छोटे छोटे राज्यों के उदय से विकेंद्रीय शासन के अंतर्गत सामंतवाद फला फूला, यानी कि एक नियंत्रण व्यापार पर नहीं रहा। छोटे छोटे राज्य बन गए और सबकी अलग अलग नीतियां हो गई, जिससे सामंतवाद ने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए। तुर्कों के आगमन तक देश में सामंतवाद अपने उत्कर्ष पर था। इस काल में केंद्रीय शासन के अभाव में आंतरिक और विदेशी व्यापार की संपन्न परंपरा को भारी क्षति पहुंची है। आज हम कक्षा 11 में उसके प्राचीन व्यवसाय से संबंधित कुछ विषय वस्तुओं की जानकारी हमने की है। आगे हम अन्य पाठ लेकर के चलेंगे। आशा करता हूं कि भैया इस पाठ से रिलेटेड जो नोट्स मैंने स्लाइड्स के माध्यम से बताए हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखने का श्रम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।